सबको ओम शांति और परमात्मा को नमन करते हुए, जो ज्ञान के सागर हैं, हम सब आज लोग फिराक गोरखपुरी की गज़ल का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और गज़ल के जो व्याख्या है, इसके बहुत सारे विचार हो सकते थे, आइडिया हो सकता था, लेकिन फाइनली हमने सोचा कि डायरेक्ट ही हम व्याख्या करें, उसका भाव बताएं तो अच्छा रहेगा। और इस प्रयास कितना पसंद आया आप लोग बताइएगा। हमारे सभी छात्र जो भी देखते हैं और जो भविष्य में देखेंगे, उसे हमारा अनुरोध है कि एक बार अवश्य बताएंगे कि यह हमारा आइडिया कैसे लगा और कितना उनकी समझ में आया, दोनों चीज़ बताएंगे। तो फिराक गोरखपुरी एक बहुत ही अच्छे शायर थे, जिनका असली नाम था रघुपति सहाय फिराक, और ये गोरखपुर के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम हो गया गोरखपुरी। और ये 28 अगस्त 1896 ईस्वी में पैदा हुए थे। और गोरखपुर हमने बताया था, गोरखपुर में पैदा हुए थे। बाद में ये सिविल सेवा में भी पास हुए, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापन का कार्य किया इन्होंने। तो बहुत ही अच्छे शायर हैं, कवि हैं और लेखक भी हैं, तो बहुत अच्छा इनका योगदान है। तो हम लोग उनकी गज़लों का कुछ अध्ययन करेंगे, जो प्रतिनिधि गज़लें हमारे वितान भाग 2 में हैं। उनकी पहली जो गज़ल है, नवरस गुंचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले। यह हुई पहली गज़ल। अब इसका तात्पर्य क्या है, देखिए। प्रकृति में फूल है, और फूल जब कली होता है, कली से पे फूल खिलता है, तो उस अवस्था का उन्होंने वर्णन किया है कि एक फूल है जो प्रकृति में उसकी पंखुड़ियां अभी बंद थी, लेकिन वह धीरे धीरे क्या है, खिल रहा है। फिर क्या हुआ, गुलशन में परतोल अपने पंखों को, अपने जो उसकी पंखुड़ियां हैं, उसको, उसकी सुगंध और खुशबू को वह प्रकृति में जमाता है कि कितने हम अच्छे हैं, कितना हम प्रकृति में हमारा महत्व है, उसको देखता है। अब अगर ये बिहारी जी की तरह से हम नायिका भेद पर इसको लाते हैं कि एक नई नायिका है, जो सकते हैं, चूँकि कवि श्रृंगारवादी हैं, तो जैसा भी आप समझें। कब जो हमारा शब्द होता है, उसकी 3 शक्तियाँ होती हैं, विधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कवि जो है वो तीनों शक्तियों से ही अपने लेकर चलता है। और कविता कभी भी शब्द अर्थ में विश्वास नहीं रखती, शाब्दिक अर्थ में कविता कभी भी विश्वास नहीं रखती है। कविता जब भी होती है वो लक्षणा और व्यंजना में ही होती है, विधा में बहुत कम होती है। तो अगले उस पर हम चलते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे भी कुछ बोले। अब तारे आंखें झपका, रात्रि का मौसम है, और रात्रि में क्या होता है, आसमान साफ है, उसमें तारे भी दिख रहे हैं, तो तारे टुंटमा रहे हैं, और पूरे प्रकृति का जर्रा जर्रा माने हर कण प्रकृति का सो रहा है। और कहते तुम भी हो सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे भी कुछ बोले हैं। जो सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है, कवि को किसी की याद आ रही है, अर्थात कवि कहीं और मग्न है और उसकी आवाज़ को भी सन्नाटा भी सुने, या कुछ लोगों को बताना चाहता है, जैसे भी हो। और दूसरा इसका अर्थ है कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सन्नाटा है, ये सुनिए, प्रकृति इतनी अच्छी बात कह रही है। दोनों ही संदर्भों में ले सकते हैं, जैसा उचित हो। अगला, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को ही एक काम मिला, और किस्मत हमको रोलो है, हम किस्मत पर रोलो है। हमारी किस्मत और हमको एक ही काम मिला है कि हम किस्मत पर रोते रहते हैं, और किस्मत हम पर रोती रहती है। बहुत सरल था। आगे चले, अगला देखिए। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें कि वे हमारा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। जो हमको बदनाम करे हैं, काश इतना सोच सकें, वो अपना पर्दा खोले या मेरा पर्दा खोले। कभी कह रहा है, कभी फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जो हमको बदनाम करना चाहते हैं, वह ध्यान दे कि वह अपनी बदनामी कर रहे हैं कि मेरी बदनामी कर रहे हैं, अर्थात मेरी बदनामी के माध्यम से वो खुद अपनी ही बदनामी कर रहे हैं। अगला देखिए,
एक कीमत भी अदा करे हैं, एक कीमत भी अदा करे हैं। हम बदरुस्ती होशो ए हवास, हम बदरुस्ती होशो ए हवास, तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। कभी कहता है कि मैं बिल्कुल होश में, बादुरुस्ती माने पूरी तरह से ठीक ठाक हूँ, होश में हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक कीमत भी अदा करे हैं। इतनी कीमत लोग अदा करते हैं, हम अदा कर रहे हैं, अर्थात हम आपके प्यार के पागल में क्या है, दीवाने हैं, और वही हमारा क्या है, कीमत है। दीवानापन होना ही क्या है, आपके प्यार की कीमत है। अगला चले। तेरे गम का पासे अदब है, दुनिया का ख्याल भी है, तेरे गम का पासे अदब है, दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आपके दर्द का और आपकी इज्जत का, दोनों का ही हमें ख्याल है। अगर आपके जो हृदय में, हमारे हृदय में जो आपका दर्द है और आपकी इज्जत हमारे कारण बदनाम न हो, इसलिए हम कभी भी लोगों के बीच में खुलेआम अपने दर्द को प्रकट नहीं करते हैं, और हम धीरे धीरे खुद में ही रोते रहते हैं, कहीं एकांत में रो लेते हैं, और आपको नाम को कभी भी बदनाम होने नहीं देते। अगली देखिए गजल है। फितरत का कायम है, फितरत का कायम है, तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। प्यार और इश्क की दुनिया में संतुलन कायम है। संतुलन कैसे कायम है कि किसी को उतना, किसी के प्रेम को उतना ही पाते हैं जितना हम उनके प्यार में डूबते हैं। तो जो हमारा परिवार, भारतीय समाज है, इसमें पति पत्नी के जो नाव है, इसमें क्या है कि लोग एक दूसरे के सुविधाओं का, सुख सुविधाओं का ध्यान करते हैं और ज़िंदगी कट जाती है। तो इस संदर्भ में भी ले सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे, किसी भी काव्य पंक्तियों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जो जिस तरफ मोड़ना चाहे उस तरफ मुड़ जाता है। और अगला देखिए। आबो ताब असहार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, या जगमग बेतों की दमक है, या हम मोती रोले। कभी कहता है कि जो हमारे ये शेर हैं, इसकी जो चमक है, ये क्या है। आप भी आंख रखें, आपकी भी दृष्टि है, तो ये जो चमक है ये किस चीज़ की है कि हमारे भीतर जो दर्द है वह हमारी कविताओं में जितना प्रकट हुआ है, वही इस कविता का सौंदर्य है। अब जब वियोगी होगा पहला कवि लिखा गया था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। या हरिवंश राय बच्चन जब कहते हैं कि जब मैं रोया तो तुम कहते हो गाना, तो ठीक इसी संदर्भ में कभी भी कह रहे हैं कि हमारे कष्ट जो है, हमारे दर्द जितना हमारी शायरी में प्रकट हुआ है, वही हमारी शायरी की चमक है। अगला देखिए। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदे को, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदे को, या रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। फिर से देखिए। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदे को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले। ऐसे में तू याद आए है, कभी कहता है अपनी प्रेमिका के लिए, या जिसको याद कर रहा है उसके लिए कभी कहता है कि आप इस रात में, आधी रात में याद आ रही हो, और हम कहाँ बैठे हैं, शराब खाने में बैठे, ठीक है, शराब खाने में बैठे हुए हैं, और उस समय आधी रात के समय ही भगवान के जो फरिश्ते होते हैं सबके अच्छाई और बुराई को नोट करते रहते हैं। अर्थात हमें अपने अच्छाई और बुराई की चिंता नहीं है, हम तो आपकी याद में बेसुध पड़े हुए। अगला। सदके फिराक एजाजे सुखन कैसे उड़ा ली आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले। ये क्या है, मतलब क्या है कि इनकी जो शायरी है, कभी कहता है कि लोग कहते हैं कि आपकी शायरी कितनी अच्छी है,
और किस तरह से आपने मीर की, एकदम ऐसा लगता है आपको पढ़ने से कि मीर की गज़लें हैं। तो तात्पर्य क्या है कि कवि अपने गम की गहराई में इतना डूबा हुआ है कि लोग समझते हैं कि उनकी गज़लें मीर की गज़लों के समान हैं, अर्थात वो अपनी आत्म प्रशंसा भी इसे कह सकते हैं। लेकिन कवि इसके माध्यम, चूँकि पहले भी उसने व्यक्त किया है कि जो हमारी गज़ल की बेहतरीन है, जो हमारी बेहतरीन शायरी है, वह हमारे दर्द की ही प्रति उत्पन्न है, दर्द से ही पैदा हुआ है, इसलिए वह बहुत सुंदर है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इसका जो गज़लों का भाव आपकी समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप अवश्य कमेंट करें और इस पाठ को फिर से पढ़ें और समझने का पूरा प्रयास करें। सबको शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।